नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने फंक्शन नाम का टॉपिक काफी अच्छे से कवर करा था। और हमने क्या करा था कि उस फंक्शन के कुछ और अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे। जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन देखा था, कांस्टेंट फंक्शन देखा था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे हमने क्या करे थे कि उस वाली वीडियो में फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके कुछ अलग अलग और टाइप्स के फंक्शन हम लोगों ने यहां पर देखे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, जो वहां पर हम लोगों ने ये फंक्शन की टाइप देखे थे ना अलग अलग, कि ये कांस्टेंट से लेकर ये पूरा सिग्नम फंक्शन तक, उन सारे के सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आपको समझ आया? जहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उन फंक्शंस के बारे में समझेंगे। उन फंक्शंस के बारे में समझने के बाद आपको उसका ग्राफ बताएंगे और फिर उसके ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज बनती है तो वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ये आपको समझ आया? तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन का। सबसे पहले टॉपिक यहां पर हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का आता है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से नाम में ही आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मतलब आपने जो करा आपको वही सेम टू सेम मिल गया। अगर कोई दो क्वांटिटी सेम होती हैं, दो क्वांटिटी सेम होने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो डाटा हो सकता है, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। अगर वो दोनों की दोनों आपस में सेम है तो उनको एक दूसरे के आइडेंटिटी कहा जाता है, कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो आइडेंटिटी है सेकंड क्वांटिटी के, या फिर जो सेकंड क्वांटिटी है वो आइडेंटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी के। ये आपको समझ आया? तो सेम उसी तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन भी यहां पर जनरेट होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए आपका कोई भी फंक्शन है वो R पे डिफाइन हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है और वो R पे डिफाइन हो रहा है। ये R का मतलब है रियल नंबर। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कोई आपका फंक्शन है वो रियल नंबर से लेकर और रियल नंबर तक ही डिफाइन हो रहा है। इनडायरेक्टली आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उस फंक्शन में जो इनपुट है वो पूरा का पूरा आपका रियल नंबर है और जहां से आउटपुट मिल रहा है वो भी आपका रियल नंबर से ही मिलेगा। इनडायरेक्टली वहां का डोमेन और वहां की जो रेंज है वो दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रियल वैल्यू फंक्शन, जिसके पास अगर उसकी रेंज रियल नंबर है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर किसी भी फंक्शन की रेंज रियल नंबर है तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन के ऊपर ही काम करता है। आगे हम लोग जब कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां उसकी बात अलग है, लेकिन अभी जो हमारी नॉलेज है वो रियल नंबर तक फिक्स है। तो जब रियल नंबर तक हमारी नॉलेज अभी फिक्स है तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो रियल नंबर पे वर्क करता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका कोई भी एक फंक्शन है जो कि R से R पे डिफाइन होता है। ये आपको समझ आया? तो वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तब बन पाएगा अगर वहां पर उसकी हर एक इनपुट आप जो भी करो, आप उसमें जो भी इनपुट करो, अगर आपको वही सेम टू सेम आउटपुट मिल जाता है। यहां पर इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, आप वहां पर जिस वैल्यू को इनपुट करना चाहते हो अगर वही सेम टू सेम वैल्यू आपको आउटपुट के रूप में बाहर मिलती है, आउटपुट की फॉर्म में बाहर मिलती है, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन यहां पे कहा जाता है। ये आपको समझ आया? इनडायरेक्टली हमने आपको ये बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है f नाम का, उसमें आप चाहे जो इनपुट करो, मान लिया मैंने यहां पर वैल्यू x को जो है वो इनपुट करा, x को यहां पर डाला, तो मेरे को यही सेम टू सेम x जो है वो आउटपुट की फॉर्म में बाहर मिलेगा, वो रेंज की फॉर्म में बाहर मिलेगा। ये आपको समझ आया? अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डालता हूं वही सेम टू सेम वैल्यू मुझे बाहर रेंज में मिल जाती है, बाहर आउटपुट की फॉर्म में मिलती है, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये फंक्शन आपसे ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप जो इनपुट करते हो अगर आपको वही सेम टू सेम आउटपुट की फॉर्म में बाहर मिलता है तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कभी भी इनपुट जो है, अगर आपके पास कभी भी इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल हो गया तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की। अब हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे।
अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए हमें किसी भी चीज का ग्राफ बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे मान लीजिए अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे किसी का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज अपने टाइप से रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं, और y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिलती है। जब हम x की वैल्यू उठाकर फंक्शन में रखते हैं तो हमें y की ये वाली डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं, फिर उन्हें उठाकर हम लोग यहाँ पॉइंट पे रखते चले जाते हैं और उन सारे पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोग x की वैल्यूज अपने मन से रखते हैं और हमें y की वैल्यू फंक्शन की फॉर्म में मिलती है। फंक्शन का फॉर्म मतलब जब हम लोग x की वैल्यू उठाकर फंक्शन में रखते हैं तो हमें कोई ना कोई y की वैल्यू मिलती है, ये आपको समझ आया। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा पॉइंट आता है उन पॉइंट को उठाकर हम लोग यहाँ इधर उधर रखते चले जाते हैं, फिर उन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो पूरा का पूरा ग्राफ रेडी हो जाता है। ये आपको समझ आया। तो सेम वही कंडीशन है, हम लोग भी जब इसका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो अपने मन से कुछ वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू अपने मन से निकालेंगे, जो कि पूरी की पूरी तरीके से फंक्शन पे बेस्ड होगी। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले फंक्शन में x की जगह 1 रखा, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू fx मान लिया और मैंने यहाँ पर x की जगह 1 रखा, तो ये y की वैल्यू भी मुझे वही सेम टू सेम वैल्यू 1 दे देगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन यही तो कहता है कि आप जो पुट करोगे आपको वही सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास ये y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो ये वाला y इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो ये वाला y इज इक्वल टू भी आपका 3 आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 मिलेगा, आप -1 पुट करते हैं तो -1 मिलेगा, -2 पुट करते हैं तो -2 मिलेगा। इवन आप पॉइंट की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, आपको वही सेम टू सेम नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो R2R पे डिफाइन हो रहा है, तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, रिजल्ट आपको रियल नंबर में से ही मिलेगा। ये आपको समझ आया। जैसे मान लीजिए मैंने x की जगह 1 रखा होगा तो मुझे y की जगह भी उसने 1 दे दिया। मान लीजिए मैंने x की जगह 2 रखा होगा तो मुझे y की जगह 2 दे दिया। मान लीजिए मैंने x की जगह 3 रखा होगा तो भी मुझे y की जगह 3 दे दिया। मान लीजिए मैंने x की जगह 0 रखा होगा तो भी मुझे y की जगह 0 दे दिया। मान लीजिए मैंने x की जगह -1 रखा होगा तो भी y की जगह -1 हो गया। मान लीजिए मैंने x की जगह -2 रखा होगा तो भी y की जगह -2, और उसी सेम कंडीशन से मैंने x की जगह जब -3 रखा होगा तो भी मुझे y इज इक्वल टू -3। ये आपको समझ आया? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इन सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको पहले पॉइंट्स को फिल कर लिया कि ये मान लीजिए हमारा 0 है, ये 1 है, ये सॉरी ये -1 है, ये प्लस। थोड़ा इसको ग्राफ बड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आए। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहीं पर बनाया और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर पॉइंट ये 0 है पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सेम बाय दिस कंडीशन यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। y की वैल्यू भी अपर साइड में है तो +1 +2 +3, लोअर साइड में है तो -1 और -2। सेम बाय दिस कंडीशन नीचे -3। अब इन पॉइंट को यहाँ पर रखिए। जैसे देखिए सबसे पहले ध्यान से कि जब आप x इज इक्वल टू 1 रख रहे थे तब भी आपको y की वैल्यू 1 ही वो दे रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू आपकी ये वाली होती है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होती है, हम लोग जानते हैं। तो x की वैल्यू +1 हमें यहाँ मिली और y की वैल्यू +1 हमें यहाँ मिला, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। ये आप समझ रहे हो, क्योंकि y का वैल्यू 1 इधर और x का वैल्यू 1 इधर, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू भी 2 है, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2 ये है, दोनों का कॉमन पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। ये आपको समझ आया? फिर यहाँ पर x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 3 है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट आपका 3 इधर से और 3 इधर से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू आपका 0 है, तो 0 0 तो आपका यही ओरिजिन पे होता है। ये भी आपको समझ आया? फिर यहाँ पर x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू -1 है, तो रिजल्ट आपका x की वैल्यू -1 यहाँ पर है और y की वैल्यू -1 यहाँ पर है, दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा जो इंटरसेक्ट करेगा आपस में। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, दोनों को ये आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। और जब आप इस सारी की सारी लाइंस को ऐड करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि ओरिजिन से टच होके जाएगी। आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, तो आपके पास जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये यहाँ पर
ताकि वो क्या करेगी, जो ओरिजिन से टच होकर जाती है। तो ये ग्राफ होता है आपके पास किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन का। ये आपको समझ है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही वही होता है कि आपके पास जितनी डिस्टेंस यहां पर होगी उतनी डिस्टेंस यहां पर होगी। अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी सेंटर से पास होते हुए। तो ये यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन था, जो कि ये फंक्शन कहता है कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी फंक्शन में कोई भी इनपुट करा तो वही सेम टू सेम इनपुट आपको आउटपुट की फॉर्म में बाहर मिलता है, और ऐसे फंक्शन को ही आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, जिसका ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का जो फर्स्ट वर्ड है वो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर भी अगर मान लीजिए जो यहां पर एफ लिखा हुआ है, आप लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है आई, समझ रहे, आइडेंटिटी फंक्शन आई फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आई सच दैट x2x का मतलब क्या है कि आपके पास x से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और x पे ही वैल्यू फिनिश हो रही है। इसका मतलब जो काम आपका x इनपुट कर रहा है वही सेम टू सेम काम आपका x आउटपुट कर रहा है। और आप लोग जानते हैं जब भी आपका इनपुट और आउटपुट आपस में इक्वल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो वाला फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन जनरेट हो जाता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसे रफ कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है जो कि पूरी तरीके से जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। तो आइए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब आप लोग इसके नाम को ही देखकर काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मीनिंग ये हो गया आपके पास कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी नाम पे दिया हुआ है ना, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी नाम पे दिया हुआ है तो 90% चांस है कि वो उसके रेंज के ऊपर नाम बनता है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी के नाम, मैं जनरली एक सेंस की बात कर रहा हूं आपके सामने, कि मान लीजिए अगर आपके सामने कोई भी फंक्शन किसी भी नाम पे दिया है, जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन था या फिर कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर आगे चल के हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लीस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, इन सारे फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहां पर ये जितने भी फंक्शन है, ये जितने भी इनके नाम है, वो सारे के सारे नाम उसकी रेंज की वैल्यू को देखते हुए पड़ा है। रेंज की वैल्यू को देखते हुए मतलब जिस तरीके से आपका रेंज बिहेवियर देता है। बिहेवियर देने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करी तो आपका रेंज किस किस तरीके से आ रहा है, वो कैसी कैसी वैल्यू को आपको दे रहा है, कैसी कैसी वैल्यू नहीं दे रहा, वो जो भी उसकी सारी की सारी बात है वो नाम उसकी रेंज को देखकर ही पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है जो कि पूरी तरीके से कांस्टेंट है। जो कि पूरी तरीके से कांस्टेंट होने का यहां पर ये मतलब आ जाता है कि आप उस फंक्शन में कुछ भी इनपुट कर दीजिए, चाहे एक्स वाई जेड आप कुछ भी डाल दीजिए, रिजल्ट आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलती है। यूनिक वैल्यू मिलने का मतलब फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू, फॉर एवरी डिफरेंट इनपुट, आप उसमें कुछ भी अलग अलग इनपुट करते जाइए, रिजल्ट आपको सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है, अब उसके अलावा वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब कोई भी चीज चेंज नहीं होती, जब आपके सामने कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो ऐसी क्वांटिटी को कांस्टेंट कहा जाता है। सेम बाय दिस कंडीशन, जब आप किसी भी फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते हैं और रिजल्ट में आपको, आउटपुट में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है, वो चेंज नहीं होती, तो ऐसे फंक्शन को जनरली कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने कोई एक फंक्शन है जो कि R2R पे डिफाइन हो रहा है। R2R का मतलब हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें कोई ना कोई रियल नंबर से मिलता है। अभी हम लोग, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि अभी हम लोग रियल नंबर तक सीमित है, तो रियल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे तो हमारी सारी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से चलेंगी, मतलब उनका वही रहेगा। ये आपको समझ आया? लेकिन जो हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी अगर 11th क्लास में है तो चैप्टर 2 तक रियल नंबर पे सारी कंडीशन बेस्ड है, तो हम लोग ये सारी चीजें रियल नंबर के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमने, हमारे पास कोई एक फंक्शन है R2R, इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर उसमें रखते हैं तो रिजल्ट हमें जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर में से ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन f, आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू मान लीजिए x इनपुट कर दीजिए। किसी भी फंक्शन में आप मान लीजिए आप कोई वैल्यू इनपुट x करते हैं और रिजल्ट में आपको सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू c ही मिलती है। c फॉर कांस्टेंट, इसलिए हमने यहां पर c लिखा।
आप यहाँ पर x पुट करिए आपको c मिलेगा, आप यहाँ पर y पुट करिए आपको c मिलेगा, आप यहाँ पर z पुट करिए आपको c मिलेगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ या फिर लिख दीजिए फॉर एवरी इनपुट, हर एक इनपुट के लिए जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ c ही होगा। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी हर एक अलग अलग वैल्यू की x की अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैंने fx को थोड़ी देर के लिए नाम y दे दिया, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y हमें c देगा, y इज इक्वल टू c आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 के लिए जब आपने यहाँ पर 2 पुट किया तो y हमें यहाँ पर फिर से c दे देगा। जब आपने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो फिर से y हमें यहाँ पर c दे देगा। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो फिर से ये वाला y हमें यहाँ पर c दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू माइनस का 1 पुट कर दिया तो फिर से ये वाला y इज इक्वल टू हमें c दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू हमें c दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू माइनस का 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू हमें c दे देगा। आप उसमें चाहे कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी जीरो वैल्यू पुट कर लीजिए, रिजल्ट आपको एक कांस्टेंट नंबर c ही मिलता जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस है। ये आपको समझ आया? अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि आप चाहे x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3, 0, -1, -2, -3, y आपको c ही दे रहा है। इसका मतलब मान लिया मैंने c, कोई मेरे पास एक नंबर है, अगर c पॉजिटिव नंबर होगा तो मेरे पास जो पॉजिटिव y होता है वो तो 0 से ऊपर की तरफ बनता है। अगर c कोई एक नेगेटिव नंबर होगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। हम लोग दोनों केस की बात कर लेंगे, लेकिन पहले प्लस वाले केस की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो c है वो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पर आ रहा है। जैसे मान लीजिए c इज इक्वल टू 5, तो 5 आपका कहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा। मान लीजिए c इज इक्वल टू 100, तो 100 आपका यहाँ कहीं ऊपर की तरफ आएगा। आप समझ रहे हैं? तो मान लिया हमने जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी c है, क्योंकि y जो वैल्यू है वो c है। y इज इक्वल टू c का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास c है। अगर हम लोग c को पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं तो अब देखिए x इज इक्वल टू, जब हम 1 पे थे तो भी हमारा y c यहीं पे था। हम x इज इक्वल टू 2 लेके गए फिर भी हमारा y यहीं रह गया। जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पे लेकर गए तब भी हमारा c यहीं रह गया। उसी तरीके से आगे भी और जा सकते हैं एंड सो ऑन। उसी तरीके से x इज इक्वल टू जब हम 0 पे थे तो भी y इज इक्वल टू c हमारा यही है। उसी तरीके से जब हम यहाँ -1 पे थे तो भी हमारा यहीं पे c है। फिर जब हम -2 पे थे तब भी हमारा यहीं पे c है। उसी तरीके से जब हम -3 पे थे तब भी हमारा यहीं पर c है। और जब हम इस सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि c वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा। ये आपको समझ आया? सेम उसी तरीके से c अगर हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू होती तो हमारा ग्राफ किस तरीके से नीचे की तरफ डिफाइन होता। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमारा ग्राफ कहीं यहाँ नीचे की तरफ डिफाइन होता जहां पर वो पॉइंट हमारा c होता। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जहां पर आप कोई भी वैल्यू x पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपको हमेशा c ही देता है। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है, जिसका ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि c पॉइंट से पास होता है। अब वो बात अलग है कि c पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर c पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है। वो तो सारी की सारी हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंस है, किस तरीके से उसने क्या वैल्यू दी है। तो ये यहाँ पर आपका कांस्टेंट फंक्शन था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बाकी से अच्छा लगा तो कमेंट करो, इसे रफ कर दे, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम लोग अपने अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं, जहां पर हमारे अगले फंक्शन का नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की एक अलग ही पूरा एक अलग ही उसका मतलब है, पूरा एक अलग ही डेफिनेशन है, वो बात होगी। लेकिन पहले हम उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे अगले फंक्शन का नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर से वही बात कि पॉलिनोमियल फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ेंगे वो बात अलग है कि अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी नहीं करा। तो यहाँ पर हम लोग अगर रियल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग मान के चलेंगे कि वो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे डिफाइन होता है। इसका मतलब हम लोग अगर कोई रियल नंबर इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें आउटपुट की फॉर्म में हमें रेंज जो है वो एक रियल नंबर ही मिलती है। ये आपको समझ आया? अब पॉलिनोमियल फंक्शन का एक अलग ही मतलब होता है। ये फंक्शन आपके सामने कुछ इस तरीके का होता है
कि fx इज इक्वल टू वो एक फॉर्मेट की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर्मेट की फॉर्म में मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी लोअर्स क्लासेस में लीनियर फंक्शन सुना होगा कि आपके पास होता है ना जिसकी पावर 1 डिग्री 1 होती है, सॉरी वो फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने सुना होगा, क्यूबिक सुना होगा, इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आप लोगों ने 10th क्लास तक इतना तो पढ़ा ही होगा। तो वही फंक्शन है यहाँ पर, बस पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री कोई भी नंबर n हो सकती है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री कोई भी नेचुरल नंबर n होती है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर आपके सामने अगर मान लीजिए कोई भी नंबर n तक जा सकता है। हाँ, इसमें होल नंबर भी ऐड होगा, वो बात अभी हम लोग करेंगे, देखते हैं ध्यान से। आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होता है जो मैं अब यहां पर लिखने वाला हूं, और वो फॉर्मेट आपका ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए a नोट प्लस का a1x प्लस का यहां पर a2x स्क्वायर प्लस का यहां पर a3x की क्यूब, और इसी तरीके से कोई भी जनरल नंबर n तक चला जाता है an x की पावर n। ये आपको समझ आया? आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कुछ इस वे में लिखा हुआ होता है। fx इज इक्वल टू आपका कुछ इस तरीके से होता है a नोट प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस a3x की क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। ये फंक्शन आपका कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, जहां पर ये नंबर n जो है वो आपका बिलोंग करता है होल नंबर को। होल नंबर मतलब जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और आपका किसी भी नंबर n इनफिनाइट तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, चाहे वो a1 हो या फिर ये a1 हो, सॉरी a नोट, सॉरी चाहे ये आपका a नोट हो या फिर a1 हो या फिर a2 हो या a3 हो, इसी तरीके से डॉट 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 आपका कोई भी n हो an, वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। रियल नंबर आप जानते हैं कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट तक कैसा भी नंबर हो सकता है। तो ये सारा का सारा आपका a नोट से लेकर जो an तक है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और n जो है वो आपका होल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और पॉजिटिव इनफिनाइट पे जाके कहीं पे खत्म होता है। सिर्फ हम उन्हीं नंबर को लेते हैं जिन्हें काउंट करें, पॉइंट्स के नंबर को नहीं लेते। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ देर के लिए x की वैल्यू को मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर कुछ देर के लिए n की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो n की वैल्यू को 0 पुट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां पर n की वैल्यू 0, ये पूरा बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसकी स्टार्टिंग देखिए यहां पर 1 से हो रही है, यहां पर पावर 1 से हो रही है, यहां पर पावर 2 लिखी है, यहां पर पावर 3 लिखी है, यहां पर प्लस डॉट 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 x की पावर n लिखा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैंने x की पावर कुछ नहीं डाला, तो यहां पर x की पावर कुछ नहीं डालने का मतलब क्या लिखा हुआ है? इसको हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन में किसी भी पॉइंट की पावर 0 हो गई, किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई, आपके सामने वो कोई भी जनरल रियल नंबर हो सकता है, तो वहां पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो वही सेम कंडीशन से यहां पर कुछ नहीं लिखा था, 1 लिखा था उसका मतलब, तो हमने उस 1 को x की पावर 0 लिख दिया। और अगर अब हम लोगों ने यहां पर n की वैल्यू 0 को काउंट किया, तो n की वैल्यू 0 तो हमारे पास यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, लेकिन हमने तो 0 लिया है। ये आपको समझ आया? तो हम बिल्कुल यहीं पे रुक जाएंगे और हमें वैल्यू सिर्फ a0 और x की पावर 0 मिल जाएगा, जिसका मतलब एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास a0 आ जाएगा। और क्यों? क्योंकि x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो n इज इक्वल टू 1 लेने पर हमारा कुछ इस तरीके से पॉइंट आएगा कि हमें 1 तक जाना है। तो हमारे पास जब 1 तक जाएंगे तो a नोट, बाकी x की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 1 हो जाएगा, और यहां पे प्लस का a1 x की पावर 1। ये आपको समझ आया? मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो n इज इक्वल टू 2 लेने पर हम लोग यहां पे 2 तक जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा a0 प्लस का a1x और यहां पर प्लस का a2x स्क्वायर। ये आपको समझ आया? मान लीजिए हमने n इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो n इज इक्वल टू 3 लेने पर हम लोग 3 तक जाएंगे, तो हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा a0 यहां पर प्लस का a1x, यहां पे प्लस का a2x स्क्वायर और यहां पर प्लस का a3x की क्यूब। ये आपको समझ आया? एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग नीचे n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 की तरफ चलते चले जाएंगे। ये आपको समझ आया? तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो ये मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये एक जनरल सेंस है
किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका है ये वाला। हम इस तरीके से किसी भी, चाहे वो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 वाला हो, चाहे n इज इक्वल टू 1 पे लीनियर बन रहा हो, चाहे n इज इक्वल टू 2 पे क्वाड्रेटिक बन रहा हो, चाहे n इज इक्वल टू 3 पे क्यूबिक बन रहा हो, n इज इक्वल टू 4 पे बाई क्वाड्रेटिक बन रहा हो, पेंटाहेक्सा इस तरीके से बनता चला जा रहा हो, तो उन सारे के सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक जनरल फॉर्मेट है। इस जनरल फॉर्मेट की वजह से हम लोग आपके सामने कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसकी डिग्री n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज इक्वल टू प्लस मान लीजिए कोई भी होल नंबर तक हो सकती है। अगर कोई ना कोई इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते ना, अगर इनफाइनाइट हो गए तो फिर तो ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो आपके पास किसी ना किसी फाइनाइट नंबर तक, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वहां तक अगर होती है तो उस फंक्शन को हम लोग इस जनरल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस जनरल मेथड की वजह से उस फंक्शन को हम लोग बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर एक इक्वेशन सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये आपको समझ आया? अगर ये इज इक्वल टू 0 होता है तो इक्वेशन बन जाता है। तो यहां पर इस फंक्शन को किस तरीके से बनाओगे आप इस जनरल मेथड की वजह से। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है x की वो पावर 2 है, तो यहां पर आपका ये क्वाड्रेटिक वाला काम करेगा। तो क्वाड्रेटिक वाला काम करने पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो a2 लिखा हुआ है उसको आपको 1 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x के मल्टीप्लाई में जो a1 लिखा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 3 पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर a नोट लिखा हुआ है, तो a नोट का साफ साफ मीनिंग है कि आपका a नोट के साथ कोई भी x नहीं है, तो आपको यहाँ पर a नोट की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने a2 की जगह 1, a1 की जगह 3 और a0 की जगह 2 पुट किया, तो रिजल्ट आपका ये ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन क्रिएट कर देगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप लोग इस जनरल मेथड से किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फंक्शन आपका लीनियर बन रहा है, अगर पावर 1 है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी बन सकता है। नॉर्मली अगर आप लोग एक 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो उसके में तो नॉर्मली मुझे लगता है क्यूबिक भी कहीं उसे मिलेगी, उसके सामने सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही लेवल है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक तक तो आपको आना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, बेसिक स्टैंडर्ड लेवल है। तो बाई क्वाड्रेटिक तक आपके पास कोई भी इक्वेशन बन सकती है। 5, 6, 7, 8 भी बनेगा। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू मान लीजिए 5 पुट किया तो आपके पास कुछ 5 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, जहां पर ऐसे अलग अलग फॉर्मेट आएंगे। प्लस का a4x की पावर 4 जुड़ जाएगा, प्लस का a5x की पावर 5 जुड़ जाएगा। आप 10 रखेंगे तो ऐसे करते करते 10 तक जाना होगा। तो आपके पास ये अलग अलग सारे यहाँ पे तरीके हैं जो कि आप किसी भी फंक्शन को, चाहे वो कितने भी डिग्री का हो, इस जनरल मेथड की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ आया? थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, लेकिन उसके लिए इसको रफ करेंगे, कर दें। अब देखिए, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक, अच्छा मैंने उसको रफ कर दिया, मैं अपनी जनरल फॉर्मेट को दोबारा लिखता हूं। fx इज इक्वल टू a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर, इस तरीके से प्लस का डॉट 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 प्लस का an x की पावर n, ये मेरा यहाँ पर जनरल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि n आपका किसी भी होल नंबर को बिलोंग करेगा। तो आपने देखा था n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के लिए आपकी इक्वेशंस बन रही थी। लेकिन मान लीजिए अगर हमने n इज इक्वल टू यहाँ पर 2/3 पुट कर दिया, 2/3 आप कैसे पुट करोगे? 2/3 का मतलब है आपके पास कोई वैल्यू 0.6666 होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये पावर 2 है, सॉरी, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि 2/3 तक जाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर्स को ऐसे नंबर्स में ले रहे हैं जिन्हें काउंट कर सकते हैं, या फिर 0 ले रहे हैं। यहाँ पर ये 2/3 0 भी नहीं है और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 जिन्हें हम लोग काउंट कर सके। तो यहाँ पर 2/3 पॉसिबल नहीं है। 2/3 हमने आपको ये बताया कि जैसे मान लीजिए अगर किसी इक्वेशन आपके सामने या फिर कोई फंक्शन आपके सामने x की पावर 2/3 प्लस का 5x लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने कभी भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी पावर है, जो यहाँ पर इसकी डिग्री है, वो एक रेशनल नंबर हो गई, और रेशनल नंबर वाला आपके पास कभी भी, क्योंकि हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए और होल नंबर में आपके पास 2/3 इंक्लूड नहीं होता। सेम बाय दिस कंडीशन अगर आपके सामने x की पावर √2 प्लस का 3 बन गया तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाएगा। ऐसे आपके सामने
सामने मान लीजिए x की पावर माइनस का 1/6 बन गया और प्लस का कुछ भी नहीं लिखा, मान लीजिए सिर्फ यही लिखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे कोई भी पावर हो, वो 2/3 हो, वो यहाँ पे चाहे √2 हो, या फिर चाहे यहाँ पर माइनस का 1/6 हो, वो पॉलिनोमियल क्रिएट नहीं कर पाएगा। पॉलिनोमियल को बनने के लिए उसको जो फंक्शन लिखा है वो पॉलिनोमियल तभी बन पाएगा जब मैंने वहां पर उसकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर ली है। ये आपको समझ है? तो ये यहाँ पर इसका मेथड था। अब देखिए इसका ग्राफ जब हमें बनाना है तो ग्राफ बनाने के सब अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, इसको मैं रफ करूंगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अगर डिग्री 1 लेके चलते हैं तो डिग्री 1 लेने पर हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। अभी हम लोगों ने देखा था जब लीनियर फंक्शन की बात कर रहे थे, जहां पर आइडेंटिटी फंक्शन आया था, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डेनोट हो रहा था। ये आप समझ रहे हैं? तो अगर ये लीनियर फंक्शन होगा तो लीनियर फंक्शन में आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने फंक्शन यहाँ पर fx = x माइनस का 2 ले लिया, ये आपको समझ आया, और fx को थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया y, क्योंकि जगह जगह fx लिखने से अच्छा है मैं y लिखूंगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 माइनस का 2 आपको y = माइनस का 1 दे देगा। मान लीजिए आपने x की = 2 पुट किया, तो 2 में से 2 गया 0, y आपको 0 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने x = 3 पुट किया, तो 3 में से 2 गया 1, y आपको 1 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने x = 0 पुट किया, तो 0 माइनस का 2 -2 हो जाएगा, तो y आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने x = 3 माइनस का या फिर 1 पुट किया, तो y = माइनस का 1 और माइनस का 2 आपको माइनस का 3 दे देगा। मान लीजिए x = आपने माइनस का 2 पुट किया, तो y = आपको माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने x की जगह माइनस का 3 पुट किया, तो y = आपको माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 दे देगा। एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। अच्छा यहाँ पर मैं एक नेचुरल नंबर को लेता हूँ, पॉजिटिव 1 2 3 फिर 0 फिर ये नेगेटिव, जिन्हें हम इंटीजर बोलते हैं पूरा का पूरा। तो इंटीजर लेने का मतलब होता है कि आपको समझाने का जस्ट एक तरीका है कि मैं यहाँ पर +1 +2 +3 0 -1 -2 -3 ले रहा हूँ। उसके अलावा इनके बीच के पॉइंट्स के नंबर भी आते हैं, और बाकी आपके पास इससे आगे और भी जाता है, इससे आगे भी और जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? ऐसे 3 के आगे 4 5 6, -3 से आगे और -4 -5 -6, उनके बीच के पॉइंट्स के नंबर। लेकिन जस्ट आपको एक समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये कुछ इंटीजर लेता हूँ जो कि -3 से स्टार्ट होके +3 पे आके फिनिश हो जाता है। अब मान लीजिए इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ किस तरीके से बना सकते हो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके सामने ये वाला पॉइंट 0 है, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पर, एक सेकंड प्लीज। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट 0 है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, और देखिए यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -3 है। तो देखिएगा कि 1 पुट करने पर हमको -1 मिल रहा है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू -1 देता है। अब -1 तो 0 से नीचे की तरफ आता है, तो हमें यहाँ पर -1 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने x की जगह 2 पुट किया, तो y की जगह हमें 0 दे देगा। अब x की जगह 2 पुट करने पर y 0 तो यहीं रह जाता है, तो यहाँ पर आ गया, ये आप समझ रहे हो। उसके बाद x = 3 पे y हमें 1 दे देगा, तो y = 1 तो हमें कहीं यहाँ ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद x = 0 पे y -2 देगा, तो वो तो कहीं इससे नीचे कहीं और आ जाएगा, जो कि यहाँ मिलेगा। फिर उसी तरीके से आपका और नीचे आएगा, और जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आप समझ रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये डिग्री 1 वाला ग्राफ था, तो डिग्री 1 वाला ग्राफ बनने का मतलब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन आपका यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, किस जगह से पास हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। कब? अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री 1 है तो, क्योंकि आपके पास डिग्री 1 का मतलब होता है लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हो, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही जाता है। ये आपको समझ आया? सेम उसी तरीके से अगर यहां पर हमारे पास कोई 2 डिग्री हो जाता, तो 2 डिग्री होने का मतलब हम लोग इसी तरीके से x की वैल्यू पुट करते तो हमें y मिलता, फिर x की वैल्यू पुट करते फिर हमें y मिलता, फिर x की वैल्यू पुट करते फिर हमें y मिलता, और उनको क्या करते हम लोग अपने इस प्लेन पे अलग अलग पॉइंट पे सजा देते, फिर सारे के सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते, तो हमारा ग्राफ मिल जाता। तो 2 डिग्री का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, या तो इस तरीके से डिफाइन होगा। सॉरी, एक सेकेंड प्लीज, ये मैंने गलत बना दिया। आपके सामने 2 डिग्री का जो ग्राफ होगा, मैं कहां बनाऊं, मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं,
तो 2 डिग्री का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि वो या तो इस तरफ ही चला जाएगा या तो आपका यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ से चला जाता है, यहाँ से चला जाता है, यहाँ से चला जाता है, किसी भी पॉइंट से जा सकता है। बस कंडीशन इतनी सी है कि वो यू शेप में पास होता है। मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक डिग्री है तो क्वाड्रेटिक डिग्री का मतलब उसका ग्राफ जो होगा वो यू शेप का होगा। सेम उसी तरीके से अगर आपके सामने मान लीजिए क्यूबिक आपके सामने फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन का मतलब वो 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री का ग्राफ भी आपका ऐसे ही बनता है। बस वहां पर कंडीशन होती है कि वो थोड़ा एस टाइप का बनता है, जैसे एस नहीं होता एस फोर शिप, सेम उसी टाइप का बनता है। बस वो अब उल्टा एस लिखा है, सीधा एस लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे? जैसे देखिए ये तो सीधा एस है, एस, और ये वाला इस तरीके से उल्टा एस, तो आपका शेप एस होता है, कोई बाकी कंडीशन नहीं है। लेकिन ये शेप आप कब तक याद रखोगे, उसके लिए आपको तरीका आना चाहिए, और तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या कि आप लोग अपनी एक्स की अलग अलग वैल्यू को असाइन करिए, वाई की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएंगी। उन सारे के सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे प्लेन पे लाके रख दीजिए और फिर उनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। जैसे भी ग्राफ आपका बनना होगा बन जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, चाहे ग्राफ आपका कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन आपका कैसा भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद आइए हमारे यहाँ पर अगला फंक्शन आता है जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। तो फोर्थ टाइप का फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में सुना है और आप लोग रेशनल नंबर को जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी नंबर आपके सामने डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है जहां पर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मान लीजिए आपके सामने कोई भी फंक्शन डिवाइड की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है जहां पर उसका डिनोमिनेटर पोर्शन जो है वो 0 नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को रेशनल नंबर कहा जाता है। सेम कंडीशन आती है यहाँ पर, नंबर की जगह उसने फंक्शन वर्ड का यूज करा है, तो हम लोग इस रेशनल नंबर से ही कनेक्ट करेंगे रेशनल फंक्शन को। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके सामने कोई 2 फंक्शन है। अब एक फंक्शन तो हमें पता है कि मान लीजिए fx नाम का एक फंक्शन है और एक अनदर फंक्शन मान लिया हमने, मान लीजिए gx नाम, क्योंकि नाम देना था हमने एक का नाम दे दिया fx और एक का नाम दे दिया gx। ये आपको समझ आया? तो ये फंक्शन fx और gx मान लिया हमने, कोई भी 2 फंक्शन है, तो ये आपस में मिलकर रेशनल फंक्शन तब बनाएंगे जब ये दोनों आपस में डिवाइड की फॉर्म में लिखे होंगे। अब कोई भी किसी के डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। मान लीजिए फंक्शन आपका fx अपॉन में gx की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर ये डिवाइड की फॉर्मेट तो इसने बना लिया, लेकिन आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट का, किसी भी रेशनल चीज का, चाहे वो रेशनल नंबर हो या फिर रेशनल फंक्शन हो, अगर उसका डिनोमिनेटर पोर्शन 0 के इक्वल हो गया तो फिर वो फंक्शन आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा, तो वो आपका वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सिंपल सी कंडीशन है कि आपका अगर कोई भी फंक्शन डिवाइड की फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को यहां पर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। कंडीशन वही है, ये फंक्शन भी आपका R2R पे डिफाइन होता है। R2R पे डिफाइन होने का मतलब अगर आप कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो आपका जो रेंज है, मतलब आपका जो कोडोमेन का काम कर रहा है वो भी रियल नंबर ही कर रहा है। आप उसमें कोई भी रियल नंबर इनपुट करिए, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर में से ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर रेशनल फंक्शन कहा जाता है कि अगर वो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हो और डिनोमिनेटर पार्ट उसका 0 ना हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, आप लोग देख सकते हैं fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर ये फंक्शन है, दोनों, ऊपर वाला एक अलग फंक्शन है, नीचे वाला एक अलग फंक्शन है। यहाँ पर जो ये 1 है वो भी फंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, और मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में बताया था कि उसकी पावर हम लोग कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, तो 0 एक होल नंबर है। नीचे वाला तो आपका x की पावर 1 है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन आ गए, एक फंक्शन x की पावर 0 और एक फंक्शन x की पावर 1। एक अनदर एग्जांपल यहाँ पर आता है कि जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में नीचे x की क्यूब माइनस का 3, ये फंक्शन हो गया। मान लीजिए आपके सामने कोई भी fx इज इक्वल टू यहाँ पर 4x प्लस का 3 और मान लीजिए नीचे सिर्फ 7 लिखा है, तो ये भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि नीचे 7 को यहाँ पर x की पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, रिजल्ट 1 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन समझने वाली बात ये आती है कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये फंक्शन लिखा या इस तरीके से x की पावर 1/3 प्लस का 7 और अपॉन में यहाँ पर 2x माइनस का 3 लिख दिया,
तो क्या ये फंक्शन आपका रेशनल फंक्शन बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो भी फंक्शन ले रहे हैं, चाहे वो हमारा न्यूमरेटर वाला फंक्शन हो या फिर हमारा कोई भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हो, वो दोनों का दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए। ये यहाँ पर इसकी मेन कंडीशन है कि आप जब रेशनल फंक्शन में कोई भी फंक्शन लेके चलते हैं, न्यूमरेटर वाला हो या फिर डिनोमिनेटर वाला हो, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री कोई भी होल नंबर हो। लेकिन यहाँ पर जो ये 1/3 लिखा हुआ है वो एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाया। और जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाया तो फिर ये रेशनल फंक्शन भी नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये फंक्शन आपका रेशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रेशनल फंक्शन है। ये आपको समझ आया? अब इसका ग्राफ भी आप इस तरीके से बनाएंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपनी x की अलग अलग वैल्यू को पुट करोगे। अब x की अलग अलग वैल्यू पुट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ y मिलेगा। वो x और y को क्या करेंगे, आप लोग अलग अलग पॉइंट पे जाके लिखेंगे, जहां जहां वो पॉइंट उनके मिल रहे होंगे, फिर उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका fx इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2x प्लस का 3 अपॉन में मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग सिर्फ 7 ही ले लें तो 7 भी आपका सिंपल सी एक कंडीशन है कि ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम यहाँ पर मान लीजिए 7x ले लेते हैं। ये आपको समझ आया? अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो देखने पर आप मान लीजिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर अगर fx को आपने नाम y दे दिया तो y की वैल्यू आपको, y का मतलब fx की वैल्यू आपको 2 1 जा 2 और एक 3 और अपॉन में 7 1 जा 7, तो 5/7 दे देगा। ये आपको समझ आया? मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो ये 2 2 जा 4 और 3 7 अपॉन में 7 2 जा 14, तो 7 अपॉन में 14 1/7, तो y इज इक्वल टू आपको 1/7 दे देगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो y इज इक्वल टू आपको 3 2 जा 6 और 3 9 हो जाएगा, और नीचे 7 3 जा 21, तो 9/21 दे देगा। मान लीजिए आपके पास आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका ये 2 0 में 0 प्लस का 3 ऊपर 3 आएगा, लेकिन नीचे 7 0 में 0 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशनल की कंडीशन ही यही होती है कि जो भी पोर्शन आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो पोर्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम अगर 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले फंक्शन में हम 0 को पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 को पुट करने पर नीचे 7 0 में 0 हो जाएगा, और अगर नीचे 7 0 में 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आपके पास x की वैल्यू -1 हो सकती है। -1 होने पर ये 3 में से 2 गया 1 अपॉन में माइनस का 7 देगा, तो y इज इक्वल टू -1/7। वैसे ही x इज इक्वल टू -2 -3 इस तरीके से। अब आप ये जब इसको उठा के रखेंगे तो आपके पास अलग अलग पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, उनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो जो ग्राफ बनाने का तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप यहाँ पर x और y के डिफरेंट वैल्यूज लीजिए, उनको उठा कर उसके पॉइंट पे रखिए और उन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो 5/7 आ रहा है, तो 1 पे 5/7 मान लीजिए यहाँ मिलेगा, 1/7 मान लीजिए उसके नीचे मिलेगा, 9/21 भी आपको कहीं मान लीजिए यहाँ मिलेगा, -1/7 मान लीजिए आपको यहाँ मिलेगा। तो इनको ज्वाइन कर दीजिए तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ रहे? कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ बनाना बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग यहाँ पर इसको किसी भी पॉइंट का अगर मान लीजिए फंक्शन देता है तो वहां पर अलग अलग चेक करिए और ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर रेशनल फंक्शन था। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। तो आइए हम लोग मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं। 5th पॉइंट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को समझिएगा। मॉडुलस देखिए, सबसे पहले अगर मॉडुलस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए वो मॉडुलस फंक्शन से पहले हम लोग मॉडुलस नंबर को समझ लेते हैं। मॉडुलस नंबर का मतलब होता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी चीज है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है कि अगर आप उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालिए या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर खुद 0 को डाल दीजिए, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकालती है। ये एक ऐसे मान लीजिए मशीन है कि आप क्या करिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करिए, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, वो एक पॉजिटिव फॉर्मेट की फॉर्म में ही बाहर निकलती है। ये आपको समझ है? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर समझा दे रहा हूं बस मॉडुलस नंबर पे, बाकी हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे तो काफी डिटेल में वहां तक पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने मॉडुलस का साइन कुछ इस तरीके से होता है, वो भी हम अभी बात करते, लेकिन मॉडुलस नंबर आ गया तो आपको बता दे रहा हूं।
मान लीजिए यहाँ पर आपने इस मॉडुलस के अंदर ये साइन होता है, इसमें आपने प्लस का 5 डाला तो आपको प्लस 5 ही मिलेगा। आपने मान लीजिए इस मॉडुलस के अंदर माइनस का 7 डाला तो आपको प्लस का 7 मिल जाएगा। अब पॉजिटिव था तो प्लस देगा ही, लेकिन नेगेटिव था ना तो भी वो क्या करेगा, उसको प्लस ही दे देगा। और मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 डाला तो वो तो खुद 0 ही दे देगा, लेकिन वो बात अभी यहाँ पर होगी। तो आइए मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन होता है। उसके बाद कंडीशन आपकी यहाँ पर ये वाली आती है कि मॉडुलस फंक्शन एक कुछ, सबसे पहले सिंबल ले लेते हैं क्योंकि हमें सिंबल का यूज पड़ेगा। तो मॉडुलस का सिंबल आपके सामने ये 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइंस। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस मॉडुलस के अंदर आपने कोई नंबर x डाला, इस मॉडुलस के अंदर आपने कोई भी नंबर यहाँ पर x डाला, तो ये फंक्शन क्या करता है, इस x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है कि ये मॉडुलस का x हमें प्लस का x दे देता है, ये मॉडुलस का x हमें प्लस का x दे देता है अगर ये वाला x 0 से बड़ा हो। ये मॉडुलस का x हमें 0 दे देता है जब हमारा x 0 के बराबर हो, और ये मॉडुलस का x हमें माइनस का x दे देता है जब हमारा x 0 से छोटा हो। ये आपको समझ आया? मॉडुलस x का मतलब होता है प्लस का x देगा जब हमारा x 0 से बड़ा हो, मॉडुलस x हमें 0 देता है जब हमारा x 0 के इक्वल होगा, और मॉडुलस x हमें माइनस का x देगा जब हमारा x 0 से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने मॉडुलस का 5 निकाला, तो मॉडुलस 5 आप लोग देख सकते हैं कि मैंने x की जगह जो वैल्यू पुट करी है वो 5 है, और ये 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब वो सेम टू सेम x दे देगा, इसका मतलब वो सेम टू सेम 5 दे देगा। लेकिन अगर मैंने मॉडुलस का -7 निकाला, तो -7 का मॉडुलस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अब x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करी है जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव है, क्योंकि -7 एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो मॉडुलस x क्या करेगा, माइनस का x देगा, इसका मतलब माइनस का, और x की जगह हमने क्या पुट करा है, माइनस का 7, तो माइनस ऑफ -7, माइनस माइनस आपका +7 आंसर आ जाएगा। तो वही बात है, बस उसका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन भी इनडायरेक्टली आपसे यही कहना चाहता है कि आप उसमें चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए चाहे आप उसमें नेगेटिव वैल्यू रखिए, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर देता है। तो जैसे मॉडुलस का 5 था तो उसने प्लस का 5 दे दिया, और मॉडुलस के अंदर माइनस का 7 था, तो वो -7 भी पहले से एक माइनस और लगा था, तो उस माइनस के साथ कंपोज होके प्लस का 7 बन गया। और अगर आपने 0 डाला तो वो तो खुद 0 के इक्वल ही दे देगा। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉडुलस के अंदर x ही हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस का 2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर x² माइनस का 3x माइनस का 6 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर x माइनस का 4 हो गया। ऐसे करके इस मॉडुलस के अंदर कोई सी भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका, इस मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको रफ करूंगा फिर समझाऊंगा, इसे रफ कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मॉडुलस के अंदर ये 3x प्लस का 2 है, तो यहाँ पे मॉडुलस के अंदर 3x प्लस का 2 है, तो ये 3x प्लस का 2 कैसे काम करेगा, अगर ये वाला 3x प्लस का 2 0 से बड़ा होगा, अगर ये वाला 3x प्लस का 2 0 से बड़ा होगा तो मुझे सेम टू सेम 3x प्लस का 2 आंसर मिल जाएगा। अगर ये वाला 3x प्लस का 2 0 के बराबर होगा तो मुझे आंसर यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और अगर ये वाला 3x प्लस का 2 जो है वो 0 से छोटा होगा तो मेरा आंसर माइनस का 3x प्लस का 2 आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस का 2। समझ रहे हो, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है सारा का सारा बिहेवियर उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर वो कंडीशन आपकी 0 से इक्वल है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू सेम टू सेम दे देगा, अगर वो कंडीशन आपके 0 के इक्वल है तो आपको 0 वैल्यू दे देगा, और अगर वो कंडीशन वैल्यू आपके 0 से लेस देन है तो आपको माइनस टाइम्स ऑफ वही सेम टू सेम नंबर दे देगा। ये आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने पर ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये 3 उसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो आपका हो गया x अगर बड़ा हुआ माइनस के 2/3 से तो आंसर मुझे हमेशा 3x प्लस का 2 मिलेगा। यहाँ पर प्लस का 2 उस तरफ गया, माइनस का 2 3 इसके डिवाइड में आया, तो मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस का 2/3 हो गया। तो जब भी मैं x इज इक्वल टू माइनस का 2/3 रखूंगा यहाँ पर तो मेरा आंसर 0 बन जाएगा।
अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने प्लस का 2 उस तरफ गया, 3 इसके डिवाइड में आया, तो x जब भी छोटा हो गया माइनस के 2/3 से, तो आंसर मेरा हमेशा माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस का 2 आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो कंडीशन अगर मेरे पास कभी भी माइनस के 2/3 से बड़ी है तो मुझे हमेशा 3x प्लस का 2 देगा। अगर मेरे पास माइनस का 2/3 के इक्वल है तो मुझे 0 देगा, और अगर मेरा माइनस के 2/3 से छोटा है तो मुझे माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस का 2 देगा। ये आपको समझ आया? तो ये मॉडुलस फंक्शन का यहाँ पर कंडीशन होता है, यहाँ पर बिहेवियर होता है। अब आइए हम लोग इसका ग्राफ सीख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था, हमने मान लीजिए ये 3x प्लस 2 का ही ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए मॉडुलस 3x प्लस 2 का ही ग्राफ बनाते हैं। तो कंडीशन हमारे सामने कैसी थी कि जब हम क्या करेंगे, अपनी डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। ग्राफ बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से ही कोई एक तरीका होगा जो हम यहाँ पर बना रहे होंगे। हमारा तरीका वही है, हम लोग एक बार x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, मतलब यही कंडीशन हमारा यहाँ पे चलता चला जाएगा। ये कंडीशन बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड पे हो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हाई होते तो मैं आपको इसका ग्राफ बिल्कुल डायरेक्ट बता देता, लेकिन अभी आप लोग बहुत बेसिक स्टैंडर्ड पे हो तो आपको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 रखने पर ये 3 1 जा 1 और सॉरी 3 1 जा 3 और प्लस का 2 5 दे देगा, और मॉडुलस 5 प्लस का ही 5 रहने देगा, तो y की वैल्यू आपका 5 आ गया। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 2 रखा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 5 आपको y की वैल्यू 11 दे देगा, क्योंकि मॉडुलस का 11 प्लस का 11 ही हो जाएगा। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 3 रखा, तो 3 रखने पर 3 3 जा 9 और 2 9 2 की सॉरी 3 3 जा, फिर यहाँ पर गलती हुआ है, 2 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 मिलता, सॉरी 8। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 3 3 जा 9 और 2 11 दे देगा, तो y की वैल्यू 11 आ गई। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये 3 0 में 0 और 2 आपको 2 दे देगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने x इज इक्वल टू माइनस का 1 रखा, तो ये आपको माइनस का 3 और प्लस का 2 दे रहा है। अब माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1 मिलेगा। अब मॉडुलस के अंदर माइनस का 1 लिखा है, तो मॉडुलस क्या करेगा, उस -1 को +1 में बदल देगा, तो आपके पास y की वैल्यू +1 आ गई। मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू माइनस का 2 लिया, तो माइनस का 2 लेने का मतलब यहां पर ये हो जाएगा 3 2 जा माइनस का 6 और प्लस का 2। अब माइनस के 6 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 4 मिलेगा। अब मॉडुलस के अंदर माइनस का 4 लिखा है, तो मॉडुलस क्या करेगा, उस माइनस के 4 को प्लस के 4 में बदल देगा, तो आपका y इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसी तरीके से एंड सॉन चलते चले जाएंगे। अब मान लीजिए हम लोगों ने इसका यहाँ पर ग्राफ बनाया, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। वो 1 पे आपको 5 दे रहा है, मान लीजिए 1 पे 5 आपका यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये उसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। वो 2 पे आपको 8 दे रहा है, तो 2 पे 8 आपका कहीं 5 से ऊपर मिलेगा। वो 3 पे आपको 11 दे रहा है, तो 3 पे 11 वो कहीं 8 से ऊपर मिलेगा। वो 0 पे आपको 2 दे रहा है, तो 0 पे आपको 2 मतलब कहीं यहां दे देगा। वो -1 पे आपको 1 दे रहा है, -1 पे 1 मतलब इस 2 से भी नीचे देगा कहीं यहां की तरफ, आप समझ रहे हो। फिर वो माइनस के 2 पे आपको 4 दे रहा है, तो माइनस के 2 पे 4 का मतलब वो फिर से कहीं यहाँ इस जगह ऊपर की तरफ दे देगा। तो आप देखिए जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ से भी यहाँ की तरफ आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है और यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये x यहाँ पर कहीं ना कहीं तो छू रहा होगा। जैसे देखिए ना, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया और ये वाला यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया, तो एक इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये मिडल में कहीं ना कहीं यहाँ कहीं छुएगा। तो वो कहाँ छुएगा, वो हमें इसकी कंडीशन से पता चलेगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे। ये 3x प्लस का 2 0 कब बनेगा, आपसे किसी ने पूछा कि 3x प्लस का 2 0 कब बनेगा, तो आप उसे 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपके सामने x की वैल्यू माइनस का 2/3 आ जाएगी। ये आपको समझ आया। तो माइनस का 2/3 पे ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और माइनस के 2/3 का मतलब माइनस का 0.666666 मिलेगा, और वो आपके पास कहीं यहाँ पर आता है। इसका मतलब ये यहाँ पर 0 बनेगा और यहाँ पर कहीं टच हो रहा होगा, तो आपके पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हमेशा मॉडुलस
फंक्शन का ग्राफ एक वी शेप का ही बनता है। वो बात अलग है कि वो कहां पे टच हो रहा हो, और कहां पे टच हो रहा है वो पता लगाने के लिए आप लोग क्या करो, उस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा वो कहां पे टच हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को मॉडुलस x माइनस का 5 है, अगर इसे 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 5 पे टच करवाइए और सीधा ग्राफ बना दीजिए। ये आपको समझ आया? इस तरीके से हमेशा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ एक वी शेप का बनता है और आप लोग बना सकते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन की यहाँ पर कंडीशन थी। अगर मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है उसके मतलब वो तीन प्रॉपर्टी होती हैं, प्लस का x x 0 से बड़ा, 0 x 0 के इक्वल, माइनस का x x 0 से छोटा। लेकिन ये पूरे की पूरी कंडीशन का सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है कि मॉडुलस नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने अंदर आने वाली किसी भी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर निकालता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का टॉपिक फिनिश होता है। आप उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। रफ कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक चलता है सिग्नम फंक्शन का। तो हम लोग अब अगले टॉपिक सिग्नम फंक्शन पे आ गए हैं। सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन कुछ एक अलग ही बिहेवियर का है। हम लोग इसे समझ लेते हैं किस तरीके का है। सबसे पहली बात, ये फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन होता है। आपका r जो है वो इनपुट का काम भी करेगा और r ही आपका आउटपुट का काम भी करेगा। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका fx से डिनोट करते हैं, तो ये होता है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन में x। मॉडुलस x अपॉन में x टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसका मतलब वो सिग्नम फंक्शन है। ये पूरा एक सिग्नम का एक अलग ही डेफिनेशन है, एक अलग ही नाम है। अगर आपके सामने कोई भी फंक्शन मॉडुलस x बाय x की फॉर्म में लिखा है, ये क्रिएटिविटी है मैथमेटिक्स की, वो वहां पर आपके सामने एक अलग अलग फंक्शन ढूंढ के ला रहा है। तो आपके सामने एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती थी, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी भी आ सकती थी कि अगर हम लोग मॉडुलस x को x से डिवाइड कर दें तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, ऐसा भी तो कोई फंक्शन हमारे सामने बन सकता है। तो उसी का नाम यहाँ पर सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन में हम लोग सिर्फ एक फंक्शन के पार्ट्स का क्रिएटिविटी पढ़ रहे हैं। ये आपको समझ आया? और वो क्रिएटिविटी ये कहती है कि आपके सामने कोई भी फंक्शन fx सिग्नम फंक्शन कहलाएगा अगर हम लोग मॉडुलस फंक्शन को उसी फंक्शन से डिवाइड कर दें। जैसे मान ले मॉडुलस के अंदर x लिखा हो तो x से डिवाइड कर दो, मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 लिखा है तो x माइनस 5 से डिवाइड कर दो। ये आपको समझ आया? तो देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए ये मॉडुलस x का मतलब तो आप लोग काफी अच्छे से जानते हो कि मॉडुलस x आपके सामने कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि ये प्लस का x देगा अगर x 0 से बड़ा होगा, ये माइनस का x देगा अगर x 0 से छोटा होगा, और ये 0 देगा जब आपका x 0 के इक्वल होगा। ये आपको समझ आया? तो वही कंडीशन को हम लोग यहाँ रखेंगे। एक बार मॉडुलस x को प्लस x ले लेंगे जब x 0 से बड़ा, एक बार माइनस x ले लेंगे जब x 0 से छोटा, और एक बार 0 ले लेंगे जब x 0 के इक्वल। तो ये सिग्नम फंक्शन आपके पास ब्रेक होके इस तरीके से आता है कि अगर x 0 से बड़ा होता है तो ये प्लस का x, तो ये मॉडुलस x प्लस का x देगा, नीचे वाला x सेम टू सेम। अगर ये x 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस x माइनस x देगा, नीचे वाला सेम टू सेम। अगर ये x इज इक्वल टू 0 होता है तो आपका ये 0 बाय 0 नहीं लेते, उसको हम लोग सिंपल 0 ले लेते हैं। ये सिग्नम फंक्शन की कंडीशन होती है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 लेने पर फिर ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 बाय 0, और 0 बाय 0 आपके पास आगे आप लोग पढ़ोगे कि एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो 0 बाय 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो डिफाइन नहीं करा जा सकता क्या होता है। तो वो x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग केस लेते हैं कि वो हमें 0 देगा। ये आपको समझ आया? क्योंकि उसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग 0 ले रहे थे, तो बाय दिस कंडीशन मॉडुलस x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो थोड़ा सा इसके साथ लिंक्ड है, ये समझ आया? लेकिन अगर जनरल सेंस में बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मॉडुलस 0 अपॉन में 0 देगा, और ये एक आपके सामने नोट डिफाइन है। लेकिन बाय दिस कंडीशन हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं इससे, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमने 0 लिया था, तो यहाँ पर भी हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे 0 ही इंक्लूड करके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1, यहाँ पर इससे ये कटेगा, क्या मिलेगा -1। तो सिग्नम फंक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाता है कि आप अगर आपके पास कभी भी x 0 से बड़ा होगा तो ये हमेशा प्लस का 1 देगा। आप 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो एक नंबर हो, कुछ भी हो, वो आपको हमेशा 1 देगा, हमेशा। अगर आप यहाँ पर 0 से छोटा कुछ भी ले लो, वो आपको हमेशा माइनस का 1 देगा। और अगर आप लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले लेते हो तो वो आपको सेम टू सेम यहाँ पर 0 दे देगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की कंडीशन है, समझ आया? अब आइए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, फिर इस वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं ये रफ करूंगा, ये वाला
देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये कह रहा है x ग्रेटर देन 0 पर हमेशा आपको 1 देगा। अब मान लीजिए ये आपका ग्राफ आप यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे 0 आता है, तो इसने कहा जैसे ही 0 से बड़ा लोगे ये हमेशा 1 देगा। मतलब आप अगर प्लस का 1 ले लोगे तो भी ये 1 देगा, अगर 1 यहाँ पर होगा तो प्लस का 2 ले लोगे तो भी 1 देगा, प्लस का 3 ले लोगे तो भी 1 देगा, इनके बीच में आने वाली सभी वैल्यू के लिए 1 देगा। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आपको हमेशा 1 देगा। x लेस देन 0 के लिए आपको -1 देगा। अगर आप 0 से छोटे पे हो तो चाहे मान लीजिए -1 पे हो तो ये आपको -1 देगा, मान लीजिए -2 पे हो तो ये आपको -1 देगा, मान लीजिए -3 पे हो तो ये आपको -1 देगा, और x इज इक्वल टू 0 पे 0 दे देगा। तो ये यहाँ पर यही कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये यहाँ पे जाएगा, ये आपका यहाँ पे यही रह गया, और ये आपका यहाँ से इधर जाएगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे बनता है, इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, क्योंकि आप चाहे 0 से बड़ा हल्का सा बड़ा कुछ भी नंबर लोगे ये तुरंत +1 पे पहुंच जाएगा, और 0 से हल्का सा छोटा कुछ भी नंबर लोगे ये तुरंत -1 पे पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एग्जैक्ट 0 पे 0 होगा, उसके अलावा बाकी आने वाली हर एक नंबर के लिए या तो +1 पे होगा या फिर -1 पे होगा। तो +1 पे होगा तो आपका ग्राफ इधर, -1 पे होगा तो आपका ग्राफ इधर। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर सिग्नम फंक्शन था और ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसे रफ कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे चलता है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये अगला टॉपिक है, इसी फंक्शन का एक हिस्सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काफी ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग सिर्फ फंक्शन में इस नाम की बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ये पूरा 90% केस में आपको यही मिलेगा। अगर आप एक स्टैंडर्ड लेवल पे बात करेंगे, फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको 90% केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी हम लोग इसके बाद लिस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, यही मिलने वाला है। 90% केस में ये आपको 4 फंक्शन ही मिलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके सामने एक, इसको पहले मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए ना, इसके नाम में ही लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, की सबसे बड़ा इंटीजर। देखिए ये फंक्शन ये कहता है कि अगर आपने क्या करा, इस फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर पुट कर दिया, अगर आपने मान लीजिए ये फंक्शन ये कहता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी इंटीजर पुट कर दिया तो ये आपको सेम टू सेम इंटीजर ही बाहर देगा। अगर आपने इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर दी तो ये आपको सेम टू सेम इंटीजर ही बाहर देगा। लेकिन अगर आपने कोई इसके अंदर डेसिमल वैल्यू पुट कर दी तो डेसिमल वैल्यू पुट करने का मतलब उस डेसिमल से छोटे जितने भी इंटीजर है, समझिएगा काफी ध्यान से, कि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर दी तो रिजल्ट आपको हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट कर दी तो डेसिमल वैल्यू पुट करने का मतलब है कि आपके सामने उस डेसिमल से छोटे जितने भी इंटीजर होते हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर आंसर होगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपने इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर दी तो डेसिमल वैल्यू को पुट करने का मतलब है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी इससे छोटे, उस डेसिमल वैल्यू से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर उसकी वैल्यू होती है। ये आपको समझ आया? अगर आपने, सबसे पहले इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, तो इसका सिंबल जो होता है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। ये फंक्शन भी आपका R2R पे काम करता है, ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन आपके सामने इस तरीके से बिहेव करता है कि अगर आपने यहां पर, अगर आपने मान लीजिए यहां पर इस वाले में इसको ब्रैकेट में अगर आपने कोई इंटीजर पुट कर दिया तो ये आपको सेम टू सेम इंटीजर बाहर देगा। लेकिन अगर आपने इसमें कोई इंटीजर, मतलब इंटीजर प्लस का जे टाइप की वैल्यू पुट करे, जहां पर जे आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट है, कोई भी डेसिमल नंबर है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में आता है, which lies in between 0 and 1, जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में आता है, तो जे आपका वो कोई नंबर है, जे आपका कोई वो एक नंबर है। तो अगर आपने इसमें कोई भी i प्लस जे पुट किया तो i प्लस जे पुट करने का मतलब है आपको हमेशा ये i का फॉर्मेट ही बाहर निकालेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपने इस फंक्शन में -2 पुट किया तो -2 एक इंटीजर है तो वो सेम टू सेम -2 दे देगा। मान लीजिए आपने +5 पुट किया तो +5 एक इंटीजर है तो वो +5 दे देगा। मान लीजिए आपने 0 पुट किया तो 0 एक इंटीजर है, वो आपको 0 ही दे देगा। लेकिन यहां पर अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर दी, जैसे देखिए यहां पर 1.35,
अब 1.35 आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस का 0.35। आप लोग समझ रहे होगे। तो 1 प्लस का 0.35 आपके पास डेसिमल फॉर्म वाला वैल्यू आ गया, तो आपको हमेशा क्या करेगा, 1 देगा। तो इसका आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। और अगर हम लोग अपने डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो सोचो 1.35 से छोटे जितने भी इंटीजर है, 1.35 से छोटा 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। ये सारे के सारे इंटीजर 1.35 से छोटे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो 1 है। तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। मान लीजिए आप लोग यहां पर माइनस का 2.7 की फॉर्म में बात करते हैं, तो माइनस के 2.7 से छोटे कौन कौन से इंटीजर है? माइनस का 3 है, माइनस का 2 नहीं है, माइनस का 2 माइनस के 2.7 से बड़ा है, माइनस के 2.7 से छोटे इंटीजर माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है। तो इन सब में सबसे बड़ा, तो माइनस के 3, माइनस के 4, -5 एंड सो ऑन, इन सब में सबसे बड़ा माइनस का 3 है। तो रिजल्ट आपको माइनस का 3 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि ये कहता है कि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर दी तो आपको वो सेम टू सेम इंटीजर दे देगा। लेकिन अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट कर दी तो डेसिमल वैल्यू को पुट करने का मतलब है कि ये आपको उससे छोटे आने वाले सभी इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर देगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थ्योरेटिकल पोर्शन था। समझ आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप लोग काफी अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.3 ले लिया, तो 1.3 से छोटे इंटीजर 1 0 -1 में सबसे बड़ा 1 होता है। मान लीजिए मैंने 1.9 ले लिया, तो 1.9 के लिए भी मुझे ये 1 देगा, उससे छोटा इंटीजर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2.3 ले लिया, तो भी मुझे ये 2 देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2.670123 ले लिया, तो भी ये मुझे 2 देगा। ये आप लोग समझ रहे हो? तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो हमेशा 1 देगा जब हमारा x जो है वो 1 के इक्वल हो या फिर बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ये आपको समझ आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हमें हमेशा 1 दे देगा, हमेशा 1 दे देगा जब x हमारा या तो 1 के बराबर हो, क्योंकि अगर हमने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 रख दिया तो हमें ये सेम टू सेम 1 दे देता है। ये आपको समझ आया? और अगर हमने 1 से बड़ा 1.3, 1.4, 1.6907, 1.8245 ऐसे करके कुछ भी रखा, 2 से जस्ट छोटा तक, 2 नहीं रखना, 2 रखने पर तो 2 दे देगा, 2 से जस्ट छोटा 1.999999 ऐसे करके जहां तक भी जा रहा हो उससे जस्ट छोटे तक हमने जो नंबर रखा ये हमें हमेशा 1 दे देता है। आप देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर 1.999999 रख दिया ऐसे डॉट 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 डॉट, तो ये हमेशा 1 दे देगा हमें। ये आपको समझ आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें हमेशा 2 देगा जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और लेस देन 3 हो, क्योंकि अगर हमारा 2 के इक्वल हो गया तो सेम टू सेम 2 दे देगा। और 2 से 3 के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू है, तो उस 2 से 3 के बीच में, उस 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा तो उससे छोटे इंटीजर 2 1 0 -1 -2 में सबसे बड़ा 2 है, तो आंसर हमें हमेशा 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हमेशा 3 के इक्वल होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा और लेस देन 4 होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से बनता है। यहां पर आप सबसे पहले हम लोग पॉइंट रख लेते हैं, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस का 2 है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ नीचे माइनस का 2 है, इस तरीके से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें हमेशा 1 देगा जब x हमारा 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, मतलब 1 के इक्वल भी हो और 1 से बड़ा भी हो, तो आंसर हमें हमेशा 1 देगा। आप लोग समझ रहे हो? ये काम हमेशा अगर हमारा x जो है 1 से बड़ा होगा या फिर 2 से छोटा, मतलब 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा, समझ रहे हो? 1 के बराबर होगा तो 1 के बराबर पे तो हमें 1 ही देने वाला है, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर आ गया तब भी हमें हमेशा 1 ही दे देगा। आप समझ रहे हो? मान लीजिए x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 होने का मतलब x इज इक्वल टू 2 पे तो हमें ये 2 ही देगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर आ गया तब भी हमें ये हमेशा 2 दे देगा। जैसे यहाँ पर 1 पे तो हमें ये 1 ही दे रहा था और 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर आ गया फिर भी ये हमें हमेशा 1 ही दे देगा, फिर भी हमेशा ये हमें 1 ही दे रहा है। उसी तरीके से ये 2 पे तो हमें यहाँ 2 ही देगा, क्योंकि 2 का ग्राफ देखिए यहाँ पर 2 पे तो हमें ये यहाँ 2 ही देगा, समझ रहे हैं? लेकिन अगर 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर आ गया फिर भी ये हमें हमेशा 2 ही देगा।
ये आपको समझ आया। उसी तरीके से जब 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 पे तो हमें ये हमेशा 3 ही देगा, लेकिन अगर 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर आ गया फिर भी ये हमें हमेशा 3 ही देगा। उसी तरीके से 0 पर तो ये हमें 0 ही देता है। ये -1 पे तो हमें हमेशा -1 ही देगा, लेकिन अगर 0 से लेकर -1 के बीच में कोई नंबर आ गया तो 0 से लेकर -1 पे हमेशा हमें -1 देगा। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। उसी तरीके से आगे चलेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, सॉरी इस तरीके का बन जाएगा और ये तरीका चलता चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होता है किस चीज का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पर आपके पास ये 1 होता है, तो 1 से लेकर यहाँ, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ से यहाँ, क्योंकि बहुत छोटा बना रहे हैं हम लोग, जो स्पेस हमारे पास कम है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, और इस तरीके से आपका ग्राफ चलता चला जाता है। ये स्टेप वाइज फंक्शन होता है। स्टेप वाइज मतलब देखिए ना, स्टेप की तरह बनना, 1 ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, तो ये स्टेप वाइज फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। सेम इसी का अपोजिट वर्जन लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो आइए हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ आ गया तो लिस्ट इंटीजर बहुत ज्यादा आसान है। देखिए अगला टॉपिक हमारा चल रहा है लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ध्यान से देखिएगा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कार्य कर रहा था, सेम उसी तरीके से लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी काम करेगा। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मान लीजिए अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर पुट करा तो ये आपको सेम टू सेम इंटीजर बाहर दे देगा। लेकिन मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर दी, तो डेसिमल वैल्यू पुट करने का मतलब है कि उस डेसिमल से बड़े जितने भी इंटीजर आते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, उस डेसिमल से बड़े जितने भी इंटीजर आते हैं उन सारे के सारे इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर आपका लिस्ट इंटीजर कहलाएगा। अगर आपने कोई इंटीजर पुट करा तो इंटीजर पे तो इंटीजर दे देगा, बहुत सिंपल सी वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने यहां पर कोई डेसिमल वैल्यू पुट करी तो उस डेसिमल वैल्यू से बड़े जितने भी इंटीजर होते हैं उस इंटीजर में सबसे छोटा आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में उससे छोटे इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर, जबकि लिस्ट इंटीजर का मतलब उससे बड़े इंटीजरों में सबसे छोटा इंटीजर। ये आपको समझ आया। सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके सामने कुछ इस टाइप का होता है। ऐसे ये अगर आप लोग लैग बना देंगे, एल सीधा एल और उल्टा एल, इस तरीके का फंक्शन इसको डेनोट करा जाता है। जहां पर ये कहता है कि मान लीजिए आपने इसके अंदर अगर कोई नंबर आई पुट कर दिया, आई का मतलब कोई इंटीजर पुट कर दिया, तो आपको ये सेम टू सेम इंटीजर दे देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर दी i प्लस जे टाइप की, जहां पर जे आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये आपको हमेशा i प्लस का 1 देगा। ये आपको समझ आया। अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर i पुट कर दिया तो ये आपको सेम टू सेम i देता है। लेकिन अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी i प्लस जे टाइप का फंक्शन पुट कर दिया, जहां पर जे आपका कोई भी डेसिमल नंबर है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में आता है, तो आपका ये i प्लस का जे हमेशा i प्लस का 1 दे देगा। ये आपको समझ आया। ये यहां पर लिस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब देखिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। एग्जांपल मान लीजिए यहां पर मैंने क्या करा, इस लिस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -2 डाला, तो -2 एक इंटीजर है तो मुझे सेम टू सेम -2 दे देगा। मान लीजिए यहां पर मैंने +7 डाला, तो +7 एक इंटीजर है तो मुझे सेम टू सेम +7 दे देगा। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पर अगर 0.9 डाल दिया तो 0.9 एक डेसिमल नंबर आ गया, तो इस 0.9 से बड़े इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर, तो 0.9 से बड़ा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन इन 1 2 3 4 में सबसे छोटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर यहां पर 1 आ जाएगा। ये समझ आया। और अगर आप इसको डेफिनेशन की तरह से लिखेंगे तो 0.9 को आप लोग लिख सकते हो 0 प्लस का 0.9। ये आपको समझ आया। सॉरी, ये यहां पे नहीं आएगा। 0 प्लस का 0.9, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, i प्लस का 1। i क्या है, 0, तो आपका 0 प्लस का 1 और 0 प्लस 1 का मतलब होता है 1। ये आपको समझ आया। मान लीजिए आपने यहां पर
माइनस का 2.37 पुट कर दिया, तो इस माइनस के 2.37 से बड़े जितने भी इंटीजर होते हैं उनमें सबसे छोटा इंटीजर, तो माइनस के 2.37 से बड़ा माइनस का 2 होता है, माइनस का 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, लेकिन उनमें सबसे छोटा माइनस का 2 है, तो आपका आंसर यहां पर माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपको समझ आया? अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहां पर इसको लिखेंगे हम लोग 3 यहाँ इस तरीके से, एक सेकेंड, माइनस का 3 और यहां पर प्लस का किस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 3 और प्लस का, तो 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा शायद, हाँ 63 बचेगा, तो यहां पर आपका 0.63 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का 2 और माइनस, ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस का 2 और यहां पर माइनस का 0.37, लेकिन आप लोग देखिए जो हमारे पास जे नंबर आएगा वो प्लस की फॉर्म में होना चाहिए, वो 0 से लेकर 1 की फॉर्म में आना चाहिए। अगर हमने माइनस के 2.37 को माइनस का 2 और माइनस का 0.37 लिख दिया, तो अब ये माइनस का 0.37 0 से 1 के बीच में नहीं आता, वो 0 से -1 के बीच में आता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो डेसिमल में नंबर चाहिए वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो इसलिए माइनस के 2.37 को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें हमेशा किसी तरीके से उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को प्लस वाला बनाना पड़ेगा, और प्लस वाला बनाने के लिए माइनस के 2.37 को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग उसे माइनस का 3 और प्लस का 0.63 पुट कर देंगे। अब यहां पर हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, i प्लस का 1, इसका मतलब माइनस का 3 प्लस का 1, और माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस के 2 के इक्वल हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर लिस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब आइए हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए सबसे पहले अगर आपके पास ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x वो 1 के इक्वल है, तो आपके पास x जो होगा वो हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, x हमेशा 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसको समझिए, अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आ गया तो 0 से 1 के बीच में आने वाले सभी नंबर पॉइंट में है, तो उससे बड़ा इंटीजर मेरे पास जस्ट बड़ा इंटीजर 1 ही होता है, क्योंकि बड़े इंटीजर में 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा 1 ही होता है। तो 0 से 1 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर के लिए ये मुझे 1 दे देगा, और एग्जैक्टली 1 पे तो 1 ही देगा। अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा x जो है वो 2 के इक्वल है, तो x जो है वो मेरा यहां पर ग्रेटर देन होगा 1 से और लेस देन इक्वल टू होगा 2 के, क्योंकि 1 से 2 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर के लिए ये मुझे हमेशा 2 दे देगा, और एग्जैक्टली 2 पे हमें 2 ही देगा। मान लीजिए इसी तरीके से अगर ये x जो है वो 3 के इक्वल हो गया, तो ये x मेरा ग्रेटर देन होगा 2 से और लेस देन इक्वल टू होगा 3 के। अगर हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 3, इसी तरीके से। अब 0 से लेकर 1 के बीच में और एग्जैक्टली 1 पे ये हमें 1 दे रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में और एग्जैक्टली 1 पे ये हमें 1 देगा, तो यहां से लेकर यहां के बीच में और एग्जैक्टली 1 पे ये हमें क्या करेगा, यहां 1 दे देगा। 1 का मतलब यहां दे देगा। ये ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में हमें ये क्या करेगा, यहाँ पे ये 1 ही दे देगा। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 2 के बीच में ये हमें हमेशा 2 देगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में ये क्या करेगा, हमें हमेशा यहाँ पॉइंट 2 पर ही देगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमेशा 2 दे देगा, और एग्जैक्टली 2 पर तो 2 देगा ही। 2 से लेकर 3 के बीच में ये हमें हमेशा यहाँ पर 3 दे देगा, और एग्जैक्टली 3 पर तो 3 देगा ही। बाय द सेम कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ पे हमेशा यहाँ देगा, क्योंकि -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर आ गया अगर, तो -1 से 0 के बीच में आने वाले सभी नंबर के लिए ये हमेशा 0 पर पहुंच जाएगा, और 0 के लिए तो 0 होता ही है। सेम उसी तरीके से आपके लिए -2 से -1 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर के लिए ये माइनस का 1 देगा, और -1 पे तो -1 देगा, सेम इसी तरीके से, फिर आगे सेम इसी तरीके से, और ये ग्राफ आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। तो आपके पास 2 फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम लोगों ने इन दोनों फंक्शन को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इस फंक्शन को यहाँ पर स्टेप वाइज फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आपके पास वो फंक्शन थे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फंक्शन और आते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आता है इर्रेशनल फंक्शन,
और उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक बेसिक नीड्स तक है वो हमारे पास इतना ही है जो यहां तक है। इरेशनल का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिन्हें डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो, या फिर अंडर रूट के अंदर आने वाला कोई भी प्राइम नंबर। तो अगर कोई भी फंक्शन आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे ये आपकी बुक में दिया नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज पे थोड़ा सा बस, कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे फंक्शन को इरेशनल फंक्शन कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री से आप काफी अच्छे से समझते हैं कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक ऐसे फंक्शन होते हैं, ये जो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ है, तो सिंपल सी कंडीशन थी। इरेशनल फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये यहाँ पर आपका जो फंक्शन के कुछ अलग अलग हिस्से थे वो हमने आपको बता दिया, और उसी के साथ यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। कमेंट करके एक बार फीडबैक दो कैसा लग रहा है, बाकी चीज जैसा भी लगता है, अच्छा बुरा जो भी है, फीडबैक एक बार जरूर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी ये हमारा यहाँ पर एक टॉपिक छोटा सा और बचा है डोमेन रेंज का, उसे हम लोग अभी बात कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर फंक्शन नाम का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।